एक बड़ा सा घर जिसका नेम प्लेट पर गुप्ता हाउस लिखा हुआ था, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। और सजाया भी क्यों ना जाए, आज उस घर की इकलौती बेटी साक्षी गुप्ता की शादी जो होने वाली थी। साक्षी अपने रूम में मिरर के सामने तैयार बैठी थी। उसने रेड कलर का लहंगा, उससे मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी। साक्षी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरों को देखकर लग रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है। तभी उस रूम का दरवाजा खोलकर 60 साल का व्यक्ति, जिसने ब्लू कलर का कुर्ता पहन रखा था, अंदर आता है। उसे देखकर साक्षी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। साक्षी उस व्यक्ति की तरफ देखकर स्माइल करके, पापा आप? साक्षी के पापा योगेश गुप्ता साक्षी के सर पर प्यार से अपना हाथ फेरते हैं। तो इस शादी से खुश है ना? निखिल बहुत अच्छा है। साक्षी मुस्कुराते हुए, जी पापा, अगर आपने उसे मेरे लिए चुना है तो अच्छा ही होगा, और मैं बहुत खुश हूँ पापा। योगेश जी मुस्कुराते हुए साक्षी को अपने गले से लगा लेते हैं। अपने पापा के गले लगकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी साक्षी की माँ शालिनी साक्षी के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरती हैं। साक्षी शालिनी के गले लग जाती हैं। कुछ देर बाद तीनों अलग होते हैं और योगेश शालिनी रूम से बाहर नीचे चले जाते हैं, क्योंकि बारात आने का टाइम हो गया था। साक्षी वापस अपनी जगह बैठ जाती है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे खड़ा है। साक्षी पलट कर देखती है और हैरानी से पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उसके पीछे खड़ा शख्स कोई जवाब नहीं देता और साक्षी के पास आकर अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर साक्षी के मुंह पर रख देता है। कुछ ही देर बाद साक्षी बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल जाती है। वहीं नीचे बारात आ चुकी थी। शालिनी जी दूल्हे की आरती उतार रही थी। कुछ देर बाद दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था। पंडित जी ने साक्षी को बुलाने के लिए कहा। साक्षी की भाभी निशा और साक्षी की मां शालिनी साक्षी को लाने उसके रूम में गईं, तो देखा वहां पर कोई नहीं था। शालिनी जी ने घबराते हुए हर जगह देखा, लेकिन उन्हें साक्षी कहीं नहीं मिली। शालिनी निशा खाली हाथ नीचे आ गए। उन दोनों के साथ साक्षी को ना आता देखकर योगेश जी ने गुस्सा करते हुए शालिनी से पूछा, शालिनी, साक्षी कहाँ है? शालिनी ने कुछ नहीं कहा और अपना सर झुका लिया। दीवान, जो साक्षी का बड़ा भाई था, उसने अपनी पत्नी निशा से पूछा, निशा, जवाब दो, साक्षी कहाँ है और तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई? निशा डरते हुए बोली, साक्षी साक्षी अपनी शादी से भाग गई। निशा की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग शॉक्ड रह गए। निखिल मंडप से उठते हुए बोला, मेरी साक्षी कहीं नहीं भाग सकती। दीवान ने गुस्से में निशा पर हाथ उठा दिया। निशा रोते हुए बोली, मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो? अगर मारना ही है तो अपनी बहन को मार दो, जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अपने आशिक के साथ भाग गई। निशा की बात सुनकर सब लोग और भी ज्यादा शॉक्ड रह गए। योगेश ने गुस्से में, निशा बहू अपनी जुबान को लगाम दो। निशा गुस्से में अपने रूम में चली गई। निखिल की मां सुनीता और पंकज जी योगेश जी से गुस्से में बोले, अगर शादी करनी ही नहीं थी तो यह नाटक क्यों किया? बोलकर गुस्से में अपनी पत्नी और निखिल को लेकर वहां से निकल जाते हैं। निखिल जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। धीरे धीरे करके सब मेहमान बातें बनाकर वहां से चले गए। योगेश जी विवान से बोले, मुझे किसी भी कीमत पर साक्षी वापस चाहिए। विवान जी पापा बोलकर चला गया। एक बड़े से कमरे में एक लड़की किंग साइज बेड पर बेहोश की हालत में लेटी थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद उस लड़की की शादी होने वाली है। धीरे धीरे उसकी बेहोशी दूर हुई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही वो उठने की कोशिश करने लगी। बेड से उठकर साक्षी ने गेट खोलने की कोशिश की, पर बार बार कोशिश करने पर भी गेट नहीं खुला। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेलो प्लीज दरवाज़ा खोलो, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थक हार कर वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। कुछ देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुला। एक लड़का, जिसने ब्लू 3 पीस सूट पहना हुआ था और दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसकी हाइट लगभग 5.11 इंच थी। उसने साक्षी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पे लिटाकर उसे घूरते हुए कहा, तुम चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे अंडर में है। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी फैमिली भी नहीं। इतना बोलकर वो बाहर चला गया।
और अपनी केयर टेकर को बुलाकर साक्षी को खाना खिलाने के लिए कहा। जाओ और जाकर उसे खाना खिला दो। केयर टेकर, जिनका नाम मारिया था, जो पिछले 4 सालों से सक्षम के यहाँ काम कर रही थी। जी सक्षम बाबा, कहकर मारिया वहां से चली गई। सक्षम हाल में जाकर सोफे पर बैठ गया। अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। कुछ देर बाद मारिया आंटी साक्षी के कमरे में खाना लेकर गईं। मारिया आंटी ने साक्षी के सर को प्यार से सहलाकर उसे खाने के लिए उठाया। साक्षी ने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। उन्हें देखकर साक्षी बेड से हड़बड़ा कर उठी। कौन कौन है आप? मारिया आंटी ने बड़े प्यार से साक्षी से कहा। बेटी, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना है। और किसकी हिम्मत हुई मुझे यहाँ लाने की? बेटी शांत हो जाओ, पहले तुम कुछ खा लो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना, और तुम खाना यहाँ से लेकर जाओ। इतना कहकर साक्षी ने खाने की प्लेट को जमीन पर फेंक दिया। मारिया आंटी बेड से उठकर जैसे ही खाने की प्लेट को उठाकर उसमें गिरा हुआ खाना रखने लगी, वैसे ही दरवाजे से जोर की आवाज आई, मारिया आंटी। और साक्षी ने गेट की तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। मारिया आंटी, उठिए आप, जिसने यहाँ खाना फैलाया है वही खाना उठाएगी। सक्षम ने मारिया आंटी से कहा। नहीं सक्षम बाबा, आप नाराज मत होइए, मैं उठा लूंगी। मैंने कहा ना, आप जाइए, सक्षम ने गुस्से में कहा। मारिया आंटी चुपचाप वहां से चली गईं। सक्षम ने गुस्से में साक्षी की तरफ देखा। सक्षम के इस तरह देखने से साक्षी डर गई और उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना अपने दिमाग में उठा लो कि तुम यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए अच्छा होगा जितना जल्दी ये बात समझ लो उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और यह खाना तुमने फैलाया है तो इसे साफ भी तुम ही करोगी। नहीं करूँगी मैं साफ, जो करना है कर लो। और अगर मेरे डैड और भाई को पता चल गया कि तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ रखा है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। साक्षी ने गुस्से से सक्षम से कहा। साक्षी की बात सुनकर सक्षम ने हंसते हुए कहा, दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। और रही तुम्हारे डैड और भाई की बात, तो वो यह कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि तुम कहाँ हो और तुमने क्या कहा कि तुम यह साफ नहीं करोगी। तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है ना, आज मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। सक्षम ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा और उसने गुस्से में साक्षी के हाथ पैर मुंह बांध दिए और आंखें दिखाते हुए कहा, कल तक तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना कहकर सक्षम वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया। अब साक्षी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। साक्षी को रोता देखकर सक्षम ने साक्षी से कहा, अभी आंसुओं को बहाकर वेस्ट मत करो, आगे बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें इन्हें बहाने के। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया और साक्षी रोते रोते दोबारा बेहोश हो गई। सक्षम ने कमरे से निकलकर एक रूम का दरवाजा खोला और रूम सक्षम का था। रूम काफी बड़ा और सुंदर था। उस रूम में बेड की साइज में एक बड़ी सी फोटो लगी थी जिसमें एक औरत, एक आदमी और उनके बीच में एक छोटा लड़का जिसकी उम्र 5 से 7 साल होगी और एक लड़की जिसकी उम्र 10 से 12 साल होगी। दोनों बीच में बैठे थे। सक्षम उस फोटो के पास जाकर फोटो पर अपने हाथ फेरने लगा और उस कमरे में बाकी फोटो सक्षम की थी। कुछ देर बाद सक्षम कबर्ड खोलकर उसमें से एक डायरी निकालकर उसे खोलता है। उस डायरी में एक लड़का जो कि सक्षम था और एक लड़की की फोटो थी। सक्षम डायरी से उस फोटो को निकालकर रोने लगा और रोते हुए कहा, आज मैंने तेरा आधा बदला ले लिया। जिसने तेरे साथ ये सब किया उसके साथ मैं वैसा ही करूँगा। जितना उसने तुझे दर्द दिया था उससे कई गुना ज़्यादा दर्द मैं उसे दूंगा। इतना कहकर सक्षम ने डायरी को वापस रख दिया और अपनी आंखों से आंसू साफ कर कर वहीं पड़े किंग साइज बेड पर लेट गया। बेड पर लेटे लेटे सक्षम को नींद आ गई। कुछ घंटों बाद सक्षम की नींद खुली और वो बेड से उठकर अपने रूम से बाहर चला गया। सक्षम ने साक्षी का रूम खोलकर अंदर जाकर देखा तो साक्षी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सक्षम जल्दी से साक्षी के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके हाथ पैर मुंह खोल देता है। सक्षम साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर
पानी के छींटे साक्षी के मुंह पर मारने लगा। पानी के छींटे पड़ते ही साक्षी अपनी आंखों को धीरे धीरे से खोल देती है और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पानी पीना है। सक्षम अपने हाथों से साक्षी को पानी पिलाने लगा। पानी पीकर उसने सक्षम से कहा, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे किडनैप किया है? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, फिर क्यों तुमने मेरा किडनैप किया? तभी मारिया आंटी रूम में आकर खाने की थाली मेज पर रख कर चली गईं। खाना खा लो वरना फिर से बेहोश हो जाओगी। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों नहीं समझ रहे तुम? मुझे यहाँ से जाना है, साक्षी ने चिल्लाते हुए सक्षम से कहा। सक्षम ने गुस्से में साक्षी का चेहरा अपने हाथों से पकड़कर कहा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और तू 2 टके की लड़की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? और क्या कहा तुमने कि तुम्हें खाना नहीं खाना? कोई बात नहीं, मत खाओ, पर एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता कोई भी नहीं। और खाना यहीं रखा है, जब भूख लगे तो खा लेना, और खाना फेंकने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी खुद की बहन होती और कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करता जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो। साक्षी आगे बोल पाती इससे पहले सक्षम गुस्से में साक्षी का गला दबाने लगा, जिससे कि साक्षी को खांसी आने लगी और वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी सक्षम को अचानक कुछ ध्यान आया और उसने साक्षी का गला छोड़ते हुए कहा, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना मैं वो करूँगा जो मैं करना नहीं चाहता। और सक्षम बेड से उठकर जाने लगा। तभी साक्षी ने कहा, तुम जानवर हो, जानवर। लड़कियों से कैसे बात करते हैं? तुम में इतने भी मैनर्स नहीं हैं, और मैनर्स होंगे भी कैसे? तुम्हारी खुद की तो बहन है ही नहीं, और ना ही तुम्हारी कोई फैमिली है। सक्षम ने हंसते हुए साक्षी के बेड के पास जाकर कहा, तुमने क्या कहा कि मैं जानवर हूँ? तुम्हें पता है जानवर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इतना कहकर सक्षम साक्षी के ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। साक्षी सक्षम को ऐसे घूरता देखता कि वो डरकर अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को ढककर चीखते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आए। साक्षी की हरकत देखकर सक्षम ने हंसते हुए कहा, तुमने अभी तो कहा कि मैं जानवर हूँ, और जानवर तो कुछ भी कर सकता है। और एक बात, तुम मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इतना सा भी नहीं। और खाना खा लो, जो तुमने इतना चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट की है, इसीलिए खा लो, वरना तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा यहाँ से भागने के लिए। इतना बोलकर सक्षम रूम से बाहर निकलकर गेट के पास छुपकर साक्षी को देखने लगा। साक्षी जो कभी खाने को देखती तो कभी खुद को। वैसे वह जानवर सही कह रहा है, मुझे खाना खा लेना चाहिए, तभी तो मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। इतना बोलकर साक्षी बच्चों की तरह खाना खाने लगी। ये देखकर सक्षम ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ऐसे छुप क्यों रहा हूँ, और मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा हूँ? वह खाना खाए या नहीं, मुझे क्या। इतना बोलकर सक्षम वहाँ से चला गया और साक्षी भी खाना खाकर बेड पर लेट गई। गुप्ता हाउस एक बड़े से घर के हॉल में कुछ लोग थे। एक लड़के ने आंखों में आंसू छुपाए धीमी आवाज में कहा, पापा, वह कहीं नहीं मिल रही। मैंने अपने सभी आदमियों को उसको ढूंढने के लिए लगा दिया, पर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। ये लड़का साक्षी का बड़ा भाई विवान है। विवान की बात सुनकर साक्षी के पिता योगेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी उन सभी को एक औरत की आवाज आई, मुझे तो लगता है साक्षी अपने आशिक के साथ भाग गई। यह औरत साक्षी की भाभी निशा थी। जब तुम्हें पता नहीं कि कब क्या बोलना है तो क्यों अपना मुंह खोलती हो? जाकर अपना काम करो। विवान ने चिल्लाकर निशा से कहा, मेरे मुंह बंद कर रखने से क्या होगा? सारे पड़ोसी तो यही कह रहे हैं कि साक्षी भाग गई है। आप किस किस का मुंह बंद करोगे? इतना बोलकर निशा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विवान बेटा, कुछ भी करके मेरी साक्षी को ढूंढ निकालो। जी पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसी घर के एक कमरे में एक औरत साक्षी की फोटो लेकर बैठी हुई थी। यह साक्षी की माँ शालिनी थी। शालिनी जी साक्षी की फोटो से बात करते हुए कहा, कहाँ चली गई बेटा? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा तुम्हें कितना मिस करती हैं? प्लीज़ बेटा, जल्दी से वापस आ जाओ। भगवान मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत मत होने देना।
साक्षी के भाई पापा की सजा मेरी बच्ची को मत देना। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उधर साक्षी अचानक से हड़बड़ा कर उठकर रोने लगी। शालिनी जी किस सजा की बात कर रही थी? आखिर क्या किया है साक्षी के भाई पापा ने? साक्षी हड़बड़ा कर उठी। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, जैसे साक्षी ने कोई बुरा सपना देखा हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। इतना सोचकर साक्षी बेड से उतरकर गेट के पास गई, पर गेट बाहर से लॉक था। यहाँ तक कि उस कमरे की सारी विंडो लॉक थी। थक हार कर साक्षी फिर से बेड पर लेट गई। अगला दिन, अगली सुबह साक्षी सो रही थी। तभी साक्षी के रूम का दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आया और साक्षी के बेड के पास आकर सोती हुई साक्षी को देखने लगा। सोते समय साक्षी बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जैसे कि साक्षी बहुत प्यारा सा सपना देख रही थी। साक्षी को आराम से सोता देखकर उस इंसान के कानों में कुछ आवाज़ें गूंजने लगी। आज रक्षाबंधन है, तू आएगा ना मुझसे राखी बंधवाने? हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा दीदी, और मैं आपकी हमेशा रक्षा करूँगा। इतना याद आते ही उस इंसान को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सामने टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर साक्षी के ऊपर डाल दिया। साक्षी हड़बड़ा कर उठते हुए गुस्से में बोली, हु आर यू एंड हाउ डेयर यू प्योर वाटर ऑन मी। जब साक्षी देखती है कि सच्चम उसे गुस्से से घूर रहा है तो वह डर जाती है और अपना गुस्सा शांत करते हुए बोली, मेरा मतलब तुम मुझे उठा भी तो सकते थे, फिर मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं हैं चेंज करने के लिए। साक्षी की मासूमियत देखकर कुछ देर तक सच्चम का दिल पिघल गया और उसने साक्षी के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। सच्चम की बात सुनकर साक्षी ने चौंकते हुए कहा, व्हाट? तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें शादी करनी है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होते फिर भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। एक तो तुमने मुझे मेरी शादी वाले दिन किडनैप कर लिया और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। सच्चम ने साक्षी के करीब जाकर अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को दबाया और अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि आज मैं तुमसे शादी करूँगा। इतना बोलकर सच्चम ने जोर से साक्षी को छोड़ दिया। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ, पर मैं तुमसे शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। साक्षी ने भी गुस्से में सक्षम को जवाब दिया, तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से भागना तो दूर, तुम सांस भी नहीं ले सकती, और तुम मरने की बात कर रही हो, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम मेरी परमिशन के बिना मर भी नहीं सकती। इतना कहकर सक्षम वहाँ से चला गया और साक्षी रोने लगी। मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जानवर से शादी नहीं कर सकती, नेवर। साक्षी रोते हुए कहती है। तभी साक्षी की नज़र विंडो पर गई जो हल्की सी खुली थी। विंडो खुली देखकर साक्षी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो जल्दी इस बेड से उठकर विंडो के पास गई। उसने विंडो खोलकर नीचे देखा तो वह तीसरे फ्लोर पर थी। साक्षी को हमेशा हाइट से डर लगता था। साक्षी, कैसे भी करके तुझे यहाँ से कूदना होगा, वरना यह जानवर फिर से आ जाएगा। इसीलिए मुझे यहाँ से कैसे भी करके जंप करना होगा। हे भगवान, प्लीज़ बचा लेना मुझे। इतना बोलकर साक्षी ने विंडो से जंप लगाई। नीचे आकर साक्षी ने उसकी खुली विंडो को देखती है और कहा, अब तुम मेरे भूत से शादी कर लेना, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, बाय बाय। इतना बोलकर साक्षी वहाँ से भाग गई और कुछ दूर भागने के बाद साक्षी के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि साक्षी के पैरों में कांच लग गई थी। साक्षी रोते हुए वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद साक्षी ने खुद से कहा, यू कॉन्ट डू इट। साक्षी, तू कर सकती है, तुझे यहाँ से भागना ही होगा, वरना वह राक्षस आता ही होगा। अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि तू वहाँ से भाग गई है। इतना बोलकर साक्षी उठकर चलने लगी। तभी साक्षी के आगे 8 से 9 गाड़ी आकर रुकी और उन गाड़ी से बॉडीगार्ड ने निकलकर साक्षी को चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक गाड़ी से सक्षम बाहर निकलकर साक्षी के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की बैक सीट का डोर खोलकर साक्षी को बेरहमी से फेंक दिया और खुद भी बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
कुछ देर बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। सक्षम ने एक झलक साक्षी को देखा, जो कि सहमी हुई बैठी थी। सक्षम ने गुस्से में साक्षी को देखते हुए कहा, अब चलना है या फिर से भागने का इरादा है? साक्षी कुछ नहीं बोली और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरने लगी। तभी सक्षम भी गाड़ी से उतर गया। साक्षी आगे चलते ही गिर गई। सक्षम साक्षी को गिरा हुआ देखता है तो उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में उठाकर चलने लगा। सक्षम ने रूम का दरवाजा अपने पैरों से खोला और रूम के अंदर जाकर साक्षी को बेरहमी से बेड पर फेंक दिया और साक्षी पर चिल्लाते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ से भागने का? एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, तुम यहाँ से कहीं नहीं भाग सकती। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे, पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। साक्षी ने हाथ जोड़ते हुए सक्षम से कहा, जाने दूं? और वो भी तुम्हें? कभी नहीं। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया और साक्षी वापस से रोने लगी। सक्षम ने साक्षी के रूम से निकलकर किसी को कॉल लगाकर अपनी कॉल्ड आवाज में कहा, जो मैंने तुमसे पेपर रेडी कराने के दिए थे वो हो गए? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। सक्षम, ठीक है, तुम पेपर यहाँ लेकर आ जाओ। इतना कहकर बिना उसकी बात सुने सक्षम ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद कुछ आदमी सक्षम के घर आ जाते हैं, जिनमें से एक ने ब्लैक कलर का कोट पहना था। देखने में वह वकील लग रहा था और एक सक्षम का असिस्टेंट कहिए या दोस्त, जिसने सक्षम के हमेशा अच्छे बुरे में उसका साथ दिया था। सक्षम हाल में ही बैठा था। उन लोगों ने उसके पास आकर पेपर्स देते हुए कहा, सर पेपर्स। सक्षम ने पेपर्स को अपने हाथ में लिया और उन दोनों को जाने के लिए कहा, ओके गेट लॉस्ट। वह दोनों वहां से चले गए। सक्षम ने पेपर देखकर स्माइल करते हुए कहा, साक्षी गुप्ता, तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। जितना दर्द मुझे और मेरी फैमिली को मिला, वादा करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दूंगा। यह सब बोलते हुए सक्षम के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। साक्षी अभी भी रो रही थी। अचानक से साक्षी के रूम का दरवाजा खुला। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो सक्षम अपने हाथ फोल्ड किए साक्षी को ही घूर रहा था। साक्षी ने अपनी नजरें सक्षम से हटाकर नीचे कर ली। सक्षम ने मुस्कुराते हुए साक्षी के पास बेड पर बैठते हुए कहा, तो मिस साक्षी कैसी हैं आप? आई होप कल रात आपको नींद अच्छी आई होगी, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारी नींद हराम कर दूंगा। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगी तुम्हारे सामने मेरा ही चेहरा आएगा। सक्षम की बातें सुनकर साक्षी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी सक्षम उसे इतनी बड़ी सजा दे रहा था? उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था। वहीं जब सक्षम ने साक्षी की आंखों में आंसू देखे तो उसे अजीब सा सुकून मिला। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम तो रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। आखिर अब तुम सक्षम राठौर जो बनने जा रही हो। सक्षम ने पेपर साक्षी को दिखाते हुए कहा। वह पेपर्स कोई मामूली पेपर नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज के पेपर्स थे। साक्षी ने हैरानी से सक्षम की तरफ देखकर कहा, व्हाट? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। सुना तुमने? सोच लो, या फिर तुम मुझसे आज शादी करोगी या फिर हमेशा के लिए अपनी फैमिली को खो दोगी। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी फैमिली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, साक्षी ने गुस्से में सक्षम से कहा। साक्षी की बात सुनकर सक्षम ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी फैमिली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तो अपनी गलतफहमी यह वीडियो देखकर दूर कर लो। सक्षम ने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर वीडियो ऑन करते हुए साक्षी को दिखाए, जिसमें सक्षम के आदमी साक्षी की फैमिली पर गन ताने खड़े थे। घर पर उसकी माँ और भाभी थी, उसके पापा और भाई नहीं थे। साक्षी रोते हुए अपनी माँ और भाभी को देख रही थी। तभी सक्षम ने अपना फोन साक्षी के हाथ से लेते हुए कहा, बताओ मुझसे शादी करोगी कि नहीं, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को। सक्षम अपनी बात जानबूझकर बीच में ही छोड़ देता है। नहीं प्लीज, मेरी फैमिली को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। साक्षी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सक्षम से कहा, गुड गर्ल, मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम चाहोगी, इसीलिए इन पेपर्स पर साइन कर दो। सक्षम साक्षी को पेपर पेन देते हुए कहता है। साक्षी अपनी भीगी पलकें उठाकर सक्षम को देखती है, फिर अपनी नजरें नीचे करके पेपर्स पर साइन कर देती है।
सक्षम ने साक्षी से पेपर्स लेकर कहा, तुम रेडी हो जाना, 1 घंटे में हमारी शादी है। शादी पर अभी तो मैंने मैरिज पेपर्स पर साइन किए हैं, फिर दोबारा क्यों? साक्षी इतना बोलती है कि सक्षम गुस्से में अपनी एक हाथ से साक्षी के दोनों गालों को दबाते हुए अपने दांत गुस्से में पीते हुए बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों फिर से शादी करेंगे, और वो भी आज। इसीलिए चुपचाप रेडी हो जाना, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर सक्षम गुस्से में बाहर चला गया। साक्षी को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि पहले भी शादी उसकी बिना मर्जी के हो रही थी और आज भी उसकी शादी बिना मर्जी के हुई थी। फर्क बस इतना है कि साक्षी की पहले जिस इंसान से शादी होने वाली थी वो उसके पापा और भाई ने सिलेक्ट किया था और वह इंसान साक्षी से प्यार करता था, पर साक्षी उस इंसान को जानती थी पर उसे प्यार नहीं करती थी। वह तो यहाँ शादी सिर्फ अपने पापा और भाई की खुशी के लिए कर रही थी, पर इस शादी में तो वैसा कुछ भी नहीं। ना ही साक्षी उसे जानती है, ना ही वह साक्षी से प्यार करता है तो सिर्फ नफरत, जिसकी वजह साक्षी नहीं जानती। कुछ देर बाद कुछ नौकरानी थाल लेकर साक्षी के कमरे में रखकर बोली, मैडम, यहाँ सब आपको शादी में पहनना है, मालिक ने कहा, और उन्होंने यह भी कहा है कि आपको 1 घंटे में रेडी होना है। इतना बोलकर वह औरतें वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद साक्षी के कमरे में 4 से 5 लड़कियां आकर बोली, मैडम, सक्षम सर ने हमें आपको तैयार करने के लिए भेजा है। साक्षी चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती और इसीलिए उन लोगों की बात मानकर रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद साक्षी तैयार होकर उन लड़कियों के साथ नीचे आई और उन्होंने साक्षी को मंडप में बैठा दिया। सक्षम पहले से ही मंडप में बैठा था। आज उसने रेड कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। सक्षम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ने लगते हैं और शादी की रस्में होने लगती हैं। कुछ देर बाद शादी संपन्न हो जाती हैं और वह लड़कियां साक्षी को सक्षम के कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बैठा देती हैं। सक्षम मंडप से उठकर अपने असिस्टेंट रोहन को पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए बोल देता है और पूछता है, शादी की वीडियो बन गई? हाँ, तुमने जैसा कहा था वैसा हमने कर दिया। गुड, अब तुम लोग जा सकते हो और यह वीडियो मुझे सेंड कर देना। इतना बोलकर सक्षम वहाँ से चला गया। साक्षी सक्षम के रूम के अंदर खड़ी थी। आज साक्षी को बहुत डर लग रहा था। साक्षी का तो मन कर रहा था कि वह यहाँ से भाग जाए, पर साक्षी चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं उसे अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। अगर उसने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। इतना बोलते ही साक्षी फूट फूट कर रोने लगी और फ्रूट बास्केट से नाइफ निकाल लेती है और बोलती है, तुम्हें बहुत शौक है मुझसे शादी करने का, आज तुम्हारा सारा शौक उतर जाएगा। तभी साक्षी को सक्षम के पैरों की आहट सुनाई दी। साक्षी ने जल्दी से नाइफ को अपने पल्लू में छुपा लिया और सक्षम की तरफ पलट कर देखा तो सक्षम डोर लॉक करके साक्षी के सामने ही आ रहा था। देखो, मैं बोल रही हूँ, मेरे पास मत आना। जितना ही सक्षम साक्षी के करीब जाता उतना ही साक्षी पीछे होती जाती। अब साक्षी चाह कर भी पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि साक्षी के पीछे दीवार थी। सक्षम साक्षी को दीवार से सटाकर अपने एक हाथ से साक्षी के दोनों हाथों को पीठ से लगाकर मोड़ कर देता है, जिससे कि साक्षी को बहुत दर्द होता है। सक्षम ने साक्षी के पल्लू से नाइफ निकालकर साक्षी के चेहरे पर फेरते हुए कहा, कैसी बीवी हो तुम, जो अपने ही पति को सुहाग रात वाले दिन मारने की कोशिश कर रही हो? कोई बात नहीं, तुम भले ही मुझे अपना पति नहीं मानती हो, पर मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और आज तो हमारी सुहाग रात है। सक्षम ने आंख मारते हुए कहा और साक्षी को बेड पर धक्का देकर खुद भी बेड पर बैठ गया। साक्षी ने बैठते हुए कहा, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। बेबी डॉल, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया नहीं और तुम अभी से ही डरने लगी। और क्यों ना कुछ करूँ मैं, आखिर तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। इतना कहते ही सक्षम साक्षी को अपने ऊपर खींच लेता है। सक्षम साक्षी इस वक्त बहुत करीब थे और उनकी बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। साक्षी जितना सक्षम की बाहों में कसमसाती उतनी ही सक्षम की पकड़ साक्षी पर कस जाती। साक्षी खुद को छुड़ाते हुए रोते हुए बोली, प्लीज छोड़ो मुझे,
मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। साक्षी की बात सुनकर सक्षम की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने झटके से साक्षी को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। साक्षी डर से कांपने लगी। सक्षम साक्षी के होठों को टच करते हुए बेबी एक और लफ्ज अपने होठों से निकाला तो तुम ही पर भारी पड़ जाएगा, समझ रही हो ना? गाल थपथपाते हुए, इसीलिए अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप सो जाओ, वरना मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। साक्षी ने डर से तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम मुस्कुरा दिया और उसके ऊपर से उठकर अपनी साइड आकर साक्षी को दबोच लिया। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस लेटी रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगली सुबह जब सक्षम की आंखें खुलती है तो सक्षम देखता है कि साक्षी आराम से उसकी बाहों में लेटी सो रही है। सक्षम साक्षी को अपने आप से दूर करके बेड से उठकर वॉशरूम में नहाने चला गया। कुछ देर बाद सक्षम वॉशरूम से नहाकर निकलता है तो देखता है कि साक्षी अभी भी आराम से बेड पर सो रही है। यह देखकर सक्षम को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में दोबारा वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद सक्षम ने अपने हाथ में पानी से भरी बाल्टी लेकर साक्षी के पास गया और पूरा पानी उसके ऊपर डाल दिया। साक्षी डर के उठी। हो डेयर टू पॉर वाटर ऑन साक्षी गुप्ता। लेकिन जब उसने सक्षम को अपने सामने गुस्से में खड़ा देखा तो उसने अपनी नाक नीचे कर ली। सक्षम गुस्से में उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पीछे की तरफ मोड़कर और एक हाथ से साक्षी के दोनों गालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुम? क्या कहा कि तुम साक्षी गुप्ता हो? अगर अगर भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, अब से तुम साक्षी सक्षम सिंह राठौर हो। तुम्हारा गुप्ता फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, समझ में आया तुम्हें? अब जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। इतना बोलकर सक्षम अपने कपड़े पहनने चला गया। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है और किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद सक्षम डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा था। सक्षम ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या आज मुझे नाश्ता मिलेगा कि नहीं? साक्षी जल्दी से सक्षम के लिए नाश्ता लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सक्षम ने नाश्ते को देखकर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या है? मैगी और चाय? वह मुझे सिर्फ मैगी ही बनानी आती है। साक्षी ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा। सक्षम चाय पीने लगा और मैगी खाए पर सक्षम आधी मैगी और चाय पीकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। मैंने इतनी मेहनत से मैगी बनाई और इसने आधी ही खाई और मेरी तारीफ भी नहीं की। कोई बात नहीं, मैं अपनी मैगी खुद खा लूँगी। इतना बोलकर साक्षी ने जैसे ही एक चम्मच मैगी खाई, उसका मुंह का टेस्ट खराब हो गया क्योंकि मैगी में बहुत ज़्यादा नमक पड़ा था। मुझसे तो एक चम्मच मैगी नहीं खाई गई और यह इंसान आधे कटोरा मैगी खा गया और कुछ बोला भी नहीं। अजीब इंसान है, मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगी। इतना बोलकर साक्षी रूम में चली गई। कुछ देर बाद साक्षी के रूम में मारिया आंटी आकर बोली, बेटा इस बैग में तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी सारी ज़रूरत का सामान है। बैग रखकर मारिया आंटी वहाँ से चली जाती हैं। साक्षी ने बैग खोलकर देखा तो उसमें उसके लिए कपड़े थे, वह भी उसकी पसंद की। इसे कैसे पता कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ? साक्षी ने मन ही मन में सोचा, फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। साक्षी वॉशरूम से निकलकर सोफे पर लेट जाती है। साक्षी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो कभी किसी को हर्ट भी नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सोचते सोचते साक्षी को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उधर सक्षम आज ऑफिस से जल्दी आ गया था और उसने अपने घर की सारी मेड, यहाँ तक कि मारिया आंटी को भी छुट्टी दे दी थी। सक्षम ने पूरे घर में नज़र दौड़ाई पर उसे साक्षी कहीं भी नहीं दिखी। सक्षम अपने रूम में गया और लैपटॉप बैग को सोफे पर रख दिया। तब सक्षम की नज़र साक्षी पर पड़ी, जो सोफे पर बच्चों की तरह लेटी हुई थी। इस समय साक्षी के चेहरे पर सुकून था। सक्षम ने साक्षी को ऐसे लेटे देखा तो उसके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। सक्षम मन में सोचता है, इतनी बड़ी हो गई फिर भी हरकतें बच्चों की तरह हैं। फिर सक्षम को कुछ याद आते हैं, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। सक्षम साक्षी के दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसके ऊपर झुककर उसकी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगता है। सक्षम के ऐसा करने से साक्षी हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है तो सक्षम साक्षी के बहुत करीब था। साक्षी डरते हुए सक्षम से बोलती है, आप क्या कर रहे हैं?
तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ और इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सक्षम साक्षी के होठों को टच करते हुए बोलता है, अच्छा, अब जब तुम उठ गई हो तो अच्छी बीवी की तरह अपने पत्नी धर्म निभाओ। देखो, तुम्हारे पति ने सुबह से जूते पहन रखे, अब तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे जूते निकालो। इतना बोलकर सक्षम बेड पर आराम से लेट जाता है। साक्षी चाह कर भी सक्षम को मना नहीं कर सकती थी। अगर साक्षी ने सक्षम को मना करने की कोशिश भी की तो प्रॉब्लम साक्षी को ही होती। साक्षी ना चाहते हुए भी साक्षी सोफे से उठकर बेड के पास गई और सक्षम के जूते उतारने लगी और फिर उसने सक्षम के पैरों से सॉक्स निकाले और सॉक्स को जूते के अंदर डालकर जूतों को एक साइड रख दिया। साक्षी वहां से जाने लगी तो सक्षम ने बेड से उठकर साक्षी की कमर को पकड़कर उसने अपनी करीब कर लिया। लगता है बेबी, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई? हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे रूम से जाने की? सक्षम साक्षी के कंधे पर अपना सर रखते हुए बोलता है। साक्षी की आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि आज तक साक्षी ने से किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। अच्छा, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। सक्षम साक्षी को छोड़कर सोफे पर बैठते हुए बोलता है। साक्षी जल्दी से किचन में जाती है और कॉफी बनाने लगती है। उधर सक्षम टेबल पर अपने पैर रखे हुए सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। अब पता चलेगा तेरी उस सो कॉल्ड फैमिली को उसने किससे पंगा लिया है। और वादा है तुमसे मेरा साक्षी गुप्ता, तुम्हें इतना दर्द दूंगा तुम कोसोगी उस दिन को जिस दिन तुमने उस सो कॉल्ड फैमिली में जन्म लिया था। सक्षम गुस्से में खुद से बोलता है। साक्षी कॉफी लाकर सक्षम को दे देती है। बीवी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पैर दबाओ। सक्षम कॉफी का एक सिप लेते हुए कहता है। साक्षी मन मार कर सक्षम के पैर दबाने लगती है। सक्षम साक्षी का हाथ पकड़कर बोलता है, बेबी, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, सही से दबाओ मेरे पैर। सक्षम की बात सुनकर साक्षी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। साक्षी रोते हुए बोलती है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। सक्षम गुस्से में अपने एक हाथ से साक्षी के दोनों गालों को जोर से दबाते हुए बोलता है, हाँ, तुझे मैं तेरी फैमिली के पास जाने दूं? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे बोलोगी और मैं तुझे जाने दूंगा? और यह तो अभी स्टार्टिंग है तेरे दुखों की। आगे आगे देखती जा मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। सक्षम सोफे से उठकर साक्षी को अपनी गोद में उठाकर बेरहमी से बेड पर फेंक देता है। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि साक्षी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। सक्षम बेड पर बैठते हुए बोलता है, आज क्यों ना अपनी फर्स्ट नाइट मना ली जाए, क्योंकि शादी वाले दिन तो हम अपनी फर्स्ट नाइट मना नहीं पाए थे। सक्षम की बात सुनकर साक्षी डर जाती है और वह डरते हुए उठकर बोलती है, प्लीज नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज। सक्षम साक्षी को वापस बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके करीब लेट जाता है और अपना एक हाथ साक्षी की कमर पर रख लेता है। साक्षी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब साक्षी को कोई अपने शरीर पर कोई हलचल नहीं दिखती तो साक्षी अपनी आंखें खोल कर देखती है तो सक्षम उसके बगल में सो चुका था। साक्षी भी अब बिल्कुल हिली डुली नहीं और साक्षी भी ऐसे ही लेटी रही। सुबह साक्षी की जल्दी आंखें खुल जाती है। साक्षी आंखें खोलकर देखती है तो सक्षम उसे पकड़े सोया था। सक्षम को देखकर साक्षी मन में सोचती है, सोते हुए कितना मासूम लग रहा है और जब जागता है तो पूरा राक्षस। साक्षी, तुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं मम्मी पापा भाई भाभी कैसे होंगे और निखिल, वो कैसा होगा, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मैं कहीं उसे या मेरी फैमिली को ऐसा ना लगे कि मैं जानबूझकर शादी से भाग गई। साक्षी अभी सोच ही रही थी तभी उसे सक्षम की आवाज़ सुनाई देती है। इतनी सुबह सुबह क्या सोच रही हो बेबी? सक्षम आंख बंद करे बोलता है। साक्षी घबरा कर सक्षम को देखती है। सक्षम अपनी आंखें खोलकर बोलता है, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझसे डर कर रहो। साक्षी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी फैमिली से एक बार मिलवा दो। सक्षम मुस्कुराते हुए, बीबी तुम भूल गई, अब से तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है और यहाँ बात जितनी जल्दी तुम भूल जाओगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
अब जाओ, जाकर घर का काम करो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। इतना बोलकर सक्षम अपना फ़ोन लेकर चला जाता है। साक्षी मन में सोचती है, कैसे भी करके मुझे इसके फ़ोन से पापा या भाई को फ़ोन करके बताना होगा कि मैं किडनैप हूँ। इसके बाद साक्षी नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद साक्षी नहाकर निकलती है। साक्षी ने आज साड़ी पहनी थी। साक्षी ड्रेसिंग टेबल पर जाकर खुद को मिरर में देखती है। साक्षी तैयार होने लगती है, तभी साक्षी सिंदूर की डिब्बी देखती है और उसे याद आ जाता है जब सक्षम ने साक्षी की मांग भरी थी। साक्षी सिंदूर निकालकर अपनी मांग में भर लेती है। चाहे साक्षी की शादी कैसी भी हुई हो, लेकिन सच तो यही था कि सक्षम साक्षी का पति है। साक्षी तैयार होकर नीचे आती है और किचन में जाकर सक्षम के लिए कॉफी बनाने लगती है। सक्षम नीचे आकर हॉल में पड़े सोफे पर बैठ जाता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी साक्षी सक्षम के लिए कॉफी लेकर आती है और कॉफी को टेबल पर रख देती है। तभी साक्षी की नज़र टेबल पर रखे सक्षम के फोन पर जाती है। साक्षी सक्षम को देखती है, जिसकी नज़र न्यूज़पेपर में होती है। यह देखकर साक्षी टेबल से कॉफी और धीरे से सक्षम का फोन उठाकर अपने पल्लू में छुपा लेती है और सक्षम को कॉफी देते हुए आती है। आपकी कॉफी। सक्षम, क्या बात है, आज तो तुम पतिव्रता पत्नी बन गई हो। चलो अच्छा है। इतना बोलकर सक्षम कॉफी लेकर पीने लगता है। साक्षी वहां से जाने को होती है, तभी सक्षम साक्षी को रोककर कहता है, एक मिनट रुको। साक्षी अपने मन में, कहीं इस राक्षस ने मुझे पकड़ तो नहीं लिया। प्लीज गॉड, आज मुझे बचा लो प्लीज। तभी सक्षम सोफे से उठकर साक्षी के पास सामने आता है। साक्षी डर से अपनी आंखें बंद करके मन में यही बोल रही थी, प्लीज नहीं। सक्षम साक्षी की बिंदी जो टेढ़ी थी उसे सीधा करके बोलता है, अब तुम मिसेस साक्षी सक्षम सिंह राठौर हो, तो तुम्हारी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आइंदा यह गलती नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर सक्षम वापस सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगता है। साक्षी आंखें खोलकर मन में बोलती है, थैंक गॉड बच गई। इतना बोलकर साक्षी जल्दी से किचन में भाग जाती है। किचन में आकर साक्षी सक्षम का फ़ोन निकालती है और अपने पापा का नंबर डायल करती है, पर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद साक्षी अपने भाई का फ़ोन नंबर डायल करती है, पर वह नंबर बिजी बता रहा था। पापा, भाई प्लीज कोई तो फ़ोन उठा लो। साक्षी घबराते हुए बोलती है, मम्मा शायद मम्मा का फ़ोन लग जाए। साक्षी इतना बोलकर अपनी मम्मा को फ़ोन लगाती है। मम्मा प्लीज़ फ़ोन उठाइए। एक रिंग जाने के बाद जैसे ही फ़ोन उठा, वैसे ही सक्षम ने अपने हाथों से साक्षी का मुंह बंद करके साक्षी के हाथों से फ़ोन छीन लिया। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कौन? सक्षम ने तुरंत फ़ोन काट दिया और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन लेने की और अपने परिवार वालों को बताने की? क्या बताना चाहती थी? सक्षम ने साक्षी के मुंह से हाथ हटाकर साक्षी को अपनी तरफ करके साक्षी के दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर बोला, यही बताना चाहती थी कि तुम्हारा किडनैप हुआ है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें बचा ले। साक्षी को दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग। धन्यवाद आप सबका पूरी कहानी सुनने के लिए।